हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन सी लर्निंग। अभी तक पीजीवीपी में हमने लगभग 4 लेक्चर ले लिए हैं और आपका 80% पीजीवीपी ख़त्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन, एक्सक्लूसिवली एक सेक्शन बचा हुआ है जो कि है 44 का। उसके बाद एक सेक्शन आपका बचा हुआ है 28 जो कि बात करता है इनकम का। एक सेक्शन बचा हुआ है आपका 36 जो कि लास्ट क्लास में रह गया था, ठीक है ना। तो आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक तो ये 3 सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी स्टार्ट करने जो हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम रिवाइज़ कर लें। पीजीवीपी में जितना भी हमने पढ़ा है आज तक उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करेंगे हम। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आए हैं, डाउट्स आए हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो वो डाउट्स हम क्लास खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। इसके बाद दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर पीजीवीपी। ऑफिशियली ये तो लास्ट लेक्चर है आपका पीजीवीपी का, लेकिन इसके बाद एक लेक्चर हम लोग और लगाने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस आंसर। जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किया गया है, वो इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन किया है वो, यानी पिछले 5 साल का हम प्रैक्टिस मैनुअल उठाएंगे, यानी जो भी प्रीवियस 5 ईयर्स का पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो देखेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चंस है उसको आप लोग करके आएंगे। उसमें से जो टफ क्वेश्चन लगेगा वो हमें बताइएगा, वो मुझे मेल कीजिएगा, वो मैं क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ, ठीक है। डिस्कस हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बना करके यहाँ पे वही क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जिसके ऊपर आपके डाउट्स आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट मैं चलूँगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी रिवाइज कर रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे, तो इसलिए आपका भी सारा कुछ क्लियर होगा। बस मैं यहाँ आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने सेक्शन पढ़ा है और उसके अंदर में क्या कंटेंट था, ठीक है। तो वैसे तो हमें सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक पढ़ना था, लेकिन हमने 28 अभी पढ़ा नहीं है, 30 से पढ़ना शुरू किया है और 30 से लेकर के हम लोग 43 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने 36 नहीं पढ़ा अभी, जो कि हम अभी करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पीजीवीपी में क्या होता है, इनकम होता है, और इसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंस को। जो प्रॉफिट आता है वो हमारा टैक्सेबल होता है, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता था, जो हमारा इनकम होता है इसमें हम लेस करते हैं एक्सपेंस को, एंड वी विल गेट आवर प्रॉफिट, एंड दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ओके। इस इनकम के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना था, सेक्शन 28, एंड इस एक्सपेंस के लिए हम लोगों को पढ़ना था 30 से लेकर के 37। कुछ अलग से एक्सपेंस के बारे में बात करता था सेक्शन 35, ठीक है ना। 36 भी कुछ अलग एक्सपेंस के बारे में बात करता था, एंड वी हैव टू रीड द कंडीशंस ऑन एक्सपेंसेस, जो कि सेक्शन 40 में था, 43B में था, ठीक है ना। तो ये क्या थे, कंडीशंस थे किसके, एक्सपेंस के कंडीशंस थे। यानी यू हैव टू रीड सेक्शन 40 एंड 43B बिफोर टेकिंग द एक्सपेंसेस, क्योंकि 43B कहता है, ठीक है ना, यानी एक्सपेंस आपको तभी मिलेगा जब उसकी पेमेंट आपने कर दी होगी। और सेक्शन 40 में क्या कहता है, सेक्शन 40 का ए होता है, उसमें आपको बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए होते हैं कि टीडीएस आपने काट दिया तब की बात है, रेसिडेंट आप अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। तो ये हो गया आपका क्या, कि इनकम में से एक्सपेंस को घटाओ और प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट के ऊपर में आपको टैक्सेबिलिटी आएगी, उसके ऊपर में 30 से 37 तक पढ़ना था एक्सपेंस के बारे में। कंडीशन 43 बताता था, और 35-36 में अलग कंडीशंस होते थे। उसके 28 आपको इनकम के बारे में बताता था। अब हम सेक्शन वाइज चलते हैं। सेक्शन वाइज हमने क्या पढ़ा था,
सेक्शन वाइज हम चलते हैं, और सेक्शन 30 में और 31 में, सेक्शन 30 और 31 में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। इसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि रेंट, टैक्सेस, रेट्स, इंश्योरेंस, ठीक है, रेंट, टैक्सेस, रेट्स और इंश्योरेंस, इन सारी चीजों के खर्चे किसके ऊपर में? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों के ऊपर में अगर कोई रेंट दे रहा है, टैक्सेस दे रहा है, रेट्स दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर इनके खर्चे कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंस आराम से अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता था सेक्शन 32। सेक्शन 32 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेक्शन 32 में हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन, 3 से 2 हो गया यानी कम हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है यानी कम हो रहा है। इसमें हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें हमने ये पढ़ा था नॉर्मली कि ये मिलता है हमें जब अगर हम ओनर होते हैं, हम जब ओनर होते हैं और ये हमें मिलता है 50% या 100% पुट टू यूज़ के हिसाब से। यानी अगर आपने 3 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज़ किया तो 50% मिलेगा। जो भी रेट होगा आपका, जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उसके अंदर में रेट्स स्पेसिफाइड किए गए हैं कि इस ब्लॉक के लिए ये रेट है, इस एसेट्स के लिए ये रेट है। जैसे कि बिल्डिंग में 3 रेट है, बिल्डिंग में 3 रेट्स है, 1, 2, 3। एक 40% का रेट होता है, एक 10% का रेट होता है, एक 5% का रेट होता है, ठीक है ना। तो 3 रेट्स है, तो इन रेट के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन 50% मिलेगा इस रेट का। यानी 5% का 50% कितना हो गया? 2.5%, 10% का 50% 5%, और 40% का 50% 20%। तो अगर आपने 3 अक्टूबर या उसके बाद अगर पुट टू यूज किया है, देन यू विल एलिजिबल फॉर 50% ऑफ दिस रेट, ठीक है ना। तो इसका पुट टू यूज अगर किया नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें और भी एक एक्सेप्शन पढ़ा था, और इंपॉर्टेंट बातें क्या पढ़ी थी? इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि हमें ब्लॉक बनाना पड़ता है, हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाना पड़ता है, ठीक है, WDV का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा ये देखना पड़ता है। तो एक्चुअल कॉस्ट के बारे में हमने 43.1 पढ़ा था, और WDV के बारे में हमने 43.6 पढ़ा था। इसमें WDV में कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। इसमें क्या था कि ओपनिंग WDV हम लेते हैं, इसमें हमने लेना था ओपनिंग WDV लेना था, ओके। उसके बाद इसमें ऐड करना था जो भी हम ये एक्चुअल कॉस्ट, अगर कोई हम एक्वायर कर रहे हैं एसेट्स, अगर एसेट्स को कोई हम एक्वायर कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक दिस अमाउंट, यानी एक्चुअल कॉस्ट हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, और इसमें से हमको लेस करना है मनी पेबल। मनी पेबल आपको किन के सेंस में देखना था? मनी पेबल आपको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर देखना था कि जो बाय कर रहा है हमसे, हमने तो सेल किया, तो बाय किसने किया? सामने वाली पार्टी। तो उसके पर्सपेक्टिव से हमको ये देखना था कि मनी पेबल कितना हुआ, यानी हमें वो कितना पे कर रहा है, ठीक है। उससे हमारा WDV निकल करके आ जाता था। और एक्चुअल कॉस्ट में बड़े सारे एक्सप्लेनेशन थे। उस एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि देखिए अगर कोई 3580 वाला एसेट्स खरीदता है, ठीक है ना, या फिर जिस एसेट्स पे पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम हो चुका है और वो एसेट्स खरीद रहा है, देन यू विल नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट्स। यानी उस केस में हम एक्चुअल कॉस्ट क्या लेते हैं? नील। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमने कोई एसेट्स लीज पे लिया है, लीज बैक कर दिया, तो उस केस में क्या होता था कि सामने वाली पार्टी, अगर किसी ने एसेट्स खरीदा और उसके ऊपर में सारा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया और तब वो हमें बेच देता है और उसको हम लीज बैक कर देते हैं, तो उस केस में भी क्या होता था? नलिफाई कर देते थे हम, और उसमें डेप्रिसिएशन कोई क्लेम नहीं कर पाता था, यानी क्लेम नहीं कर पाता था। और दूसरी बात ये थी कि सामने वाली पार्टी अगर हमें सेल कर रही है, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में सेल कर रही होगी, तो ये चीज़ हम देखते थे कि एक्सेस अमाउंट कितना था, जितना एक्सेस अमाउंट था उसको वहाँ से हम लेस करवा देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि उसका वहीं पे चला जाता था जो एक्चुअल कॉस्ट, जहाँ पे प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था, ठीक है। उसके बाद अमलगमेशन का केस पढ़ते थे हम लोग, अमलगमेशन का केस पढ़ते थे। उसमें क्या था कि अमलगमेटिंग कंपनी है और अमलगमेटेड कंपनी है, अगर उसने भेजा है सामने वाली पार्टी को और पिछले वाली पार्टी ने ऑलरेडी क्या कर लिया है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है, और उसका जो आज के दिन में WDV आ रहा है वही वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सामने वाली पार्टी को, और वो अपना डेप्रिसिएशन उतने ही अमाउंट के ऊपर में कैलकुलेट करेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन में हम एक एक्सेप्शन पढ़ते थे, और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने रेंट पे ले रखा है, लेकिन कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हैं, और आपका जो ओनर है,
वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राजी नहीं होता है तो आपको ही कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है आपको। मान लीजिए कॉल सेंटर आपकी कंपनी है और आप एक कॉल सेंटर भी बनाना चाहते हैं और अपने ऑफिस में ही बनाना चाहते हैं, तो आप एक फ्लोर और बनाना चाहते हैं उस बिल्डिंग में, लेकिन जो आपका मालिक है यानी उस बिल्डिंग का जो मालिक है वो ये नहीं चाहता कि मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है या जो भी कारण है वो फ्लोर नहीं बनाना चाहता, तो आप क्या करते हैं, अपना पैसा लगा करके उसके ऊपर में एक फ्लोर बना लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फ्लोर बनता है उसके आप मालिक नहीं हो जाते, लेकिन मालिक नहीं होने के बावजूद भी अगर आप डेप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अगर उसका एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक्सेप्शन एक था, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेप्शन खत्म हो जाने के बाद आपको मैंने बताया था कि एक सेक्शन आता है 3212 का ए, यानी ये था एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एडिशनल डेप्रिसिएशन ये मिलता है सिर्फ 2 तरीके के लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रही है, और दूसरा नंबर में कोई ऐसा पावर जनरेटर वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई बंदा है यानी कोई कंपनी है, उसको भी मिलता है, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और ये कितना परसेंट होता है, ये 20% होता है। और 20% होने के बाद भी आपको इसमें एक बेनिफिट, पहले क्या था, बेनिफिट नहीं मिलता था। 20% आप ले सकते थे, 20% आप ले सकते थे, लेकिन 20% अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम होता था तो उस केस में आप सिर्फ 10% ही क्लेम कर पाते थे और अगले साल कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर 20% अगर आपका पूरा रेट है और एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल है तो 10% इस साल कर सकते हैं अगर 180 दिन से कम हुआ है आपका पुट टू यूज, और उसके बाद अगले साल में नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप क्या कर सकते हो, 10% और भी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने सेक्शन 43(1) में जो एक्सप्लेनेशन था उसमें हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि भैया देखो, अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो और परचेज करने के लिए आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो जितना अमाउंट आपने कैश में पेमेंट किया, 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट किया एंड कैश में पेमेंट किया, तो जितना अमाउंट आपने कैश में पेमेंट किया वो वाला आपके एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर लेंगे, यानी वो वाला अमाउंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, सो दैट कि उसके ऊपर में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसका एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था, उसके चलते हैं 32 के बाद 33 ए बी में हमने एक तो तीन तरीके के बिजनेस के बारे में बात करी थी, एक टी, एक रबर और एक कॉफी, और इन तीनों के लिए एक रूल भी है, रूल 8 कैसे याद करवाया था, सी बी के बाद आता है इसलिए बी होगा, ये CN A होगा, और ये अंग्रेजों के ज़माने से है इसलिए इसके लिए अलग से रूल बनाया गया था, रूल 8। अब इसमें क्या कहता है कि कॉफ़ी में 2 पार्ट होते हैं, ठीक, कॉफ़ी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रोस्टेड और एक होता है नॉर्मल। ये हो गया विपन्ना वाला, विपन्ना इन द सेंस अन्ना वाला। जब अपने हस्बैंड को कॉफ़ी बनाने के लिए 2 मिनट के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं तो अन्ना भी जो धूप में खड़े होकर के इतने बेरी बनाते हैं तो उस बेरी के लिए उसको प्रोत्साहित कीजिए। ये वाला जो ऐड होता है वो आप देखते होंगे, तो उससे मैंने लिया था ये अन्ना और विपन्ना वाला, ठीक है ना। तो 33A क्या कहता है, तो 33A क्या कहता है, 33 आपको ए बी आपके लिए 33A कहता है कि आप नबार्ड में जितना भी जमा करते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ये तीनों में से कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, ये तीनों में से कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, तो होता तो ये एग्रीकल्चर बिजनेस, यानी कॉफी भी एग्रीकल्चर की तरफ लगता है, रबर भी एग्रीकल्चर की तरह लगता है और टी भी एग्रीकल्चर की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एग्रीकल्चर होता नहीं है पूरी की पूरी तरह। जो इसका बिजनेस करते हैं टाटा टी वाले क्या करते हैं, मतलब कि चाय पत्ती उगाते हैं, उसको मतलब कि फ्रेश करवाते हैं, उसको पैक करवाते हैं और तब मार्केट में बेचते हैं, तो सिर्फ एग्रीकल्चर का काम वो नहीं करते। तो इसलिए क्या होता है कि टी वाले, रबर वाले और कॉफी वाले को हम लोग पूरा का पूरा 100% एग्रीकल्चर नहीं मानते। इसमें क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये एग्रीकल्चर भी है और अदर एक्टिविटी में इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि 35AB में हम आपको एग्रीकल्चर के नाम पे, और इससे जो है सो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी भी बहुत आता है, यानी ये एक्सपोर्ट होता है और इससे फॉरेन करेंसी भी जनरेट होता है और इससे इनकम भी बहुत सारे, इनकम पे टैक्स भी बहुत सारा आता है सरकार को। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बिजनेस ज़्यादा बंद ना हो, जल्दी चलता ही रहे, हमेशा चलता ही रहे। इसलिए गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी के लिए वो कहती है कि आप नबार्ड में पैसा जमा करो, आप नबार्ड में पैसा जमा करके रखो, स्कीम में जमा करके रखो और जब भी अगर निकालना होगा तो एज पर स्कीम आप निकालेंगे, और स्कीम में जो लिस्ट दी हुई है फिक्स्ड एसेट्स की, वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए आप सिर्फ निकाल सकते हैं, अदरवाइज दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अब क्या है, नबार्ड में कहता है कि जितना भी पैसा जमा करोगे, फुल अमाउंट डिपॉजिटेड, जो भी फुल अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो आपका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस फुल अमाउंट के ऊपर में कैप लगा दिया, फुल अमाउंट में कैप लगा दिया। कितने का कैप लगा दिया, ये कैप लगा दिया 40% ऑफ PGBP, 40% ऑफ PGBP, यानी
तुम डिडक्शन तो ले सकते हो इसका पूरे का, लेकिन ये इसमें आप 40% से ज़्यादा जमा कर देते हो। अगर पीजीबीपी आपको जितना हुआ है, पीजीबीपी का प्रॉफिट जितना हुआ है, उससे अगर 40% उसका 40% निकालेंगे और उससे अगर ज़्यादा जमा कर देते हो तो जो अमाउंट ज़्यादा जमा किया उसका हम कोई बेनिफिट आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सिर्फ आप 40% तक मैक्सिमम आपको अलाउेबल डिडक्शन है, ठीक है। उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, 33 AB को का डिडक्शन मतलब कि क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। यानी मान लीजिए हमारा पीजीबीपी हो गया 2 करोड़, तो इसका 40% हम निकाल लेंगे और 40% निकालने के बाद 80 लाख हम यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। जो इसके बाद डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर में हम टैक्सेबिलिटी निकालते हैं कि कितने % का टैक्सेबिलिटी हुआ। अब ये कहता है कि कॉफी में जो विपन्ना था वो क्या था, ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, वो बंदा बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा हो रहा था। तो उस केस में अगर कोई कॉफ़ी उगा रहा है और रोस्टेड कॉफ़ी नहीं उगा रहा है, नॉर्मल कॉफ़ी उगा रहा है, तो उस केस में हम ज़्यादा उसको डिडक्शन देने का काम करते हैं और ज़्यादा डिडक्शन देते हैं, इसलिए 75% का हम उसको डिडक्शन दे देते हैं। यानी 75% हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेते हैं और 25% के ऊपर में टैक्स लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोस्टेड में, टी में, ये रोस्टेड में और टी में, दोनों में हम सिर्फ 60% का एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, सिर्फ 60% का एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, बाकी को हम टैक्स कर देते हैं, ठीक है ना। और रबर में हम एग्रीकल्चर इनकम समझते हैं कि टी और रोस्टेड वाले से तो ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, लेकिन जो विपन्ना काम करता है उससे कम होगा, तो इसलिए हम इसको 65% का डिडक्शन देते हैं, 65% का डिडक्शन देते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर में, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ था, इसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ था कि भैया अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का क्या है लॉस है, बिजनेस लॉस है, तो आप बिजनेस लॉस इन सभी को लेस करने के बाद घटाएंगे। यानी ये वाला भी दे दिया डिडक्शन, ये वाला भी मैंने मान लिया, उसके बाद जो आएगा उसमें से हम बिजनेस लॉस घटाएंगे और तब हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उस केस में जब ये हो जाएगा तब हम उसके ऊपर टैक्स निकाल करके चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 33B खत्म हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 35। सेक्शन 35 में हमने बातें की थी बिजनेस की, कुछ बिजनेस की, स्पेशल बिजनेस, और कुछ बातें की थी हमने एक्सपेंस की। कुछ बातें की थी हमने एक्सपेंस की, स्पेशल एक्सपेंस, ठीक है। तो अब स्पेशल बिजनेस में हमने बात करा था साइंटिफिक रिसर्च का, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च की बात की थी और इसमें चार बातें की थी, ठीक है। एक तो हमने बात किया था कि अगर हम ओन हाउस में काम करते हैं, ओन हाउस में हम रिसर्च करते हैं और बायो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर लेकिन 7th शेड्यूल में जो बात लिखी हुई है, 7th शेड्यूल में जो बात लिखी हुई है उसके ऊपर में अगर हम काम करेंगे तो हमको ये वाला 100% का डिडक्शन नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च में 100% का डिडक्शन मिलता है, जो कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी कि किसी कॉलेज है, कॉलेज को हमने दे दिया, अप्रूव्ड है वो। उसके बाद हमने बताया था कि लेबोरेटरी को दे दिया, ये कॉलेज को देता है। अगर हम कॉलेज को सिर्फ दे रहे हैं तो उस केस में, सिर्फ अगर कॉलेज को दे रहे हैं उस केस में हमने अपने बिजनेस के रिलेटेड काम नहीं किया, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें काम नहीं करा और इसको बोला राम मंदिर के बारे में जाकर के ढूंढ के लाओ, याद है ना। और अपने बिजनेस के बारे में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रहे हैं और हमने नेशनल लेबोरेटरी को दिया, तो नेशनल लेबोरेटरी वाले में आपको मैंने एग्जांपल दिया था मास्टर बैच का, याद है। मास्टर बैच का एग्जांपल दिया था कि टैंक बनाने के लिए मास्टर बैच की जरूरत पड़ती है और हम चाहते हैं कि टैंक को मोड़ मार करके हम ऊपर ले जाए, वैसा बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हमको मास्टर बैच के केमिकल में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने नेशनल लेबोरेटरी को क्या बोला था कि भैया उसको चेक करके बताओ। और उसके बाद इसमें ओन बायोटेक्नोलॉजी में मैंने किस बात का एग्जाम्पल दिया था, कोविशील्ड का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कोविशील्ड का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद एक था सीधा आप खर्च करते हो और 3 साल 3 प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया, मतलब कि आप डिस्कवरी करके कूदते हुए घर से बाहर निकलते हो और आपने कुछ रिसर्च किया और जाकर के कंपनी के पास बेचते हो। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है कि पिछले 3 साल में जो भी आपने, पिछले 3 प्रीवियस ईयर में जो भी आपने खर्च किए होंगे, या तो कैपिटल या फिर रेवेन्यू, दोनों के ही आपको एक्सपेंस मिल जाएंगे। लेकिन रेवेन्यू में क्या था, रेवेन्यू में एक
आपको वो था रेवेन्यू में आपका एक्सेप्शन था कि सिर्फ आपको सैलरी का डिडक्शन मिल सकता है और रॉ मटेरियल अगर आप कोई खरीदते हैं उसका डिडक्शन मिल सकता है, और सैलरी में से भी अगर परक्यूजिट आपने खर्च किया है, परक्यूजिट दिया है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद इसमें और भी कुछ हमने पढ़ा था क्या? और भी कुछ पढ़ा था, ध्यान करो। हो गया। उसके बाद अब चलते हैं हम, ये तो हो गया साइंटिफिक रिसर्च। इसमें हमने बात करी थी, इसमें हमने बात किया था कि सेल, अगर साइंटिफिक रिसर्च वाला अगर हमने सेल कर दिया एसेट्स को, और तो परचेज जितने किया था उसको हम लेस कर लेंगे, ठीक। और साइंटिफिक रिसर्च वाले के ऊपर में डेप्रिसिएशन नील मिलता है, डेप्रिसिएशन नील मिलता है। ये क्या कौन बोलता है? ये 43(1) बोलता है, ठीक है ना। साइंटिफिक रिसर्च में जो एसेट्स खरीदते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमने 100% डिडक्शन ले लिया पहले ही, तो अब उसके ऊपर में क्यों मिलेगा भैया? डेप्रिसिएशन दो बार एक्सपेंस हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें हमने क्या पढ़ा था और कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन वाला, ठीक है, या स्पेक्ट्रम वाला, तो इस दोनों के केस में आपका एक ही चीज मिलता, एक ही जैसा डिडक्शन मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें कैसा डिडक्शन मिलता है, इसमें कैसे डिडक्शन मिलता है, इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि अगर आपने 2040, ये हो गया 2020, ये हो गया 2010, यहाँ पे आपने लाइसेंस लिया, यहाँ पे आपने लाइसेंस लिया, अगर इससे पहले आपने पे कर दिया, अगर आपने इससे पहले पे कर दिया तो यहाँ से आप डिडक्शन लेना शुरू करेंगे। लेकिन आपने इसके बाद पेमेंट किया, तो जहाँ से पेमेंट किया वहाँ से आप डिडक्शन लेना शुरू करेंगे। और डिडक्शन का क्या है? कितना अमाउंट पे किया उसको लिख लो, डिवाइड कर दो। पे किया यहाँ ना, अगर लाइसेंस मिलने से पहले पे कर दिया तो पूरा साल यानी 2040 में से 2000 जब लाइसेंस मिला, जब से लाइसेंस है तब को लेस कर लो, जितना साल आएगा उससे डिवाइड कर दो। अगर पे यहाँ किया, बाद में किया 2022 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पे कर दो, डिवाइड 2040 माइनस जब पेमेंट किया 2022, जितना अमाउंट आया वो पर ईयर का डिडक्शन हो जाएगा फ्रॉम दिस ईयर, ठीक है। तो ये था और कुछ नहीं था। अगर सेल कर देते हैं उस केस में मान लीजिए यहाँ पे सेल कर दिया, फुल सेल कर दिया और पार्ट सेल कर दिया, ये मैंने बात बताई थी कि अगर जितने का अनअमोर्टाइज अमाउंट है, जितने का अनअमोर्टाइज अमाउंट है, अगर उससे ज्यादा में सेल कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 20 करोड़ का लाइसेंस था, 20 करोड़ का लाइसेंस था, 5 करोड़ हमने डिडक्शन ले लिया, यहाँ पे 5 करोड़ हमने डिडक्शन ले लिया, देखो 2040, ये 2022 और ये 2020, यहाँ पे हमें लाइसेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 करोड़ रुपया डेप्रिसिएट कर लिया, यानी इसका डिडक्शन हमने ले लिया। यहाँ अनअमोर्टाइज मेरा 15 करोड़ बचता है, ठीक है। 2022 में हमने सेल कर दिया 22 करोड़ में, यही वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको, 22 करोड़ में हमने सेल कर दिया, तो भैया देखो ना, हायर अमाउंट पे सेल किया है, ये हायर अमाउंट पे सेल किया है, तो कुछ नहीं है, जितना 20 करोड़ जो कॉस्ट था, हमारा कॉस्ट कितना था 20, तो 2 करोड़ जो है ये हो जाएगा कैपिटल गेन, और 20 से जितना अनअमोर्टाइज हुआ है तो उस यानी हमने जितना क्लेम किया है डिडक्शन, जितना क्लेम किया है हमने डिडक्शन का, उतना हम आपसे मतलब आपको डिडक्शन हम हटा देंगे, कहेंगे भैया आपने डिडक्शन क्यों क्लेम किया जब सेल कर दिया, तो मैक्सिमम जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया होगा उतना हम आपको नहीं देंगे, यानी उतना हम आपका इनकम मान लेंगे। तो सिंपल सा है, 20 में से 15 लेस कर देंगे अनअमोर्टाइज को, ठीक। दूसरी बात, अगर हमने कम में बेच दिया या पार्ट बेचा, कम में बेच दिया या पार्ट बेचा, तो सिंपल सा है, अगर लॉस होगा हमको तो डिडक्शन मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा हमको तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब ऐसे में ऐसा ही है स्पेक्ट्रम के बारे में भी। 33AB और रूल 7A 7B और 8 पे हमने क्वेश्चन भी कराया था, वो देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैं रूल 7A 7B और रूल 8 पढ़ा रहा था, उस रूल 7A 7B लिखने के बाद जो रूल मैंने 8 लिखना था वहाँ पे मैंने रूल 7C लिख दिया, तो उसको प्लीज़ आप कंसिडर ना करें, वहाँ पे रूल 8 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन, तो इसके बाद हमने स्पेसिफिक एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद स्पेशल स्किल के बारे में पढ़ा था, स्पेशल स्किल, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपोजर को हम बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद और क्या था, वॉलंटरी रिटायरमेंट, हो गया, प्रीमियम हो गया, एक्सपेंस हो गया, एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं।
और एक क्या था 35, और एक था हमारा अमलगमेशन में और डी मर्जर में कोई एक्सपेंस करते, तो कुछ नहीं था। इस वाले में 20% इसमें और इसमें 20% मिल रहा था, 20% पर ईयर, और इसमें 100% मिल गया, इसमें भी 100% मिल गया। जितना भी खर्चा करोगे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा इस दोनों में। बाकी सब में 20% पर ईयर के हिसाब से मिलेगा, 5 साल में 150 मिल जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में हमने एक एक्स्ट्रा बात पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हम ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंसीडर करेंगे सिर्फ 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर और इसके अलावे हम कंसीडर करेंगे अपना क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% ये होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट क्या, 20%, इसका 20% हम हर साल लेंगे, क्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका खत्म 35। अब आते हैं हम 35 AD में, यानी 35 का जो नॉर्मल सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च वाला, और 35D हो गया, 35 DDA हो गया, ये सब खत्म हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन 35 AD के ऊपर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। और ये क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे कि इस वाले में खर्चा किया आपने, कोल्ड चेन फैसिलिटी में खर्चा किया तो क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको एक कहानी बताई थी, वो आपको याद होना चाहिए, वो कहानी आपको याद भी होगा, और आई होप कि वो याद भी नहीं होगा तो एग्जाम में आप बस सोचोगे बैठोगे, आपने रटा भी नहीं होगा फिर भी सोचोगे बैठोगे तो आपको सारा का सारा कहानी रिकॉल हो जाएगा। क्या था कि अंबानी डिमांड, आजकल अंबानी डिमांड में है, अंबानी डिमांड में क्यों डिमांड में है। सरकार कहती है कि देखो भैया आपको एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, हम लोग किसान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो किसान हैं वो लोग चाहते हैं कि शहर में आकर के अपना काम बढ़ाना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए। आप क्या कीजिए कि किसान का जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए वेयर हाउस की व्यवस्था कीजिए। तो वेयर हाउस बना दीजिए, या फिर जब वहाँ से यहाँ लाने में क्या होता है कि इतनी गर्मी होती है कि जो तुरंत खराब होने वाला है वो खराब हो जाता है, जैसे आलू टमाटर वगैरह। तो उसके लिए आप कोल्ड चेन की फैसिलिटी कीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ आएंगे, शहर में आएंगे, तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, आप 2 स्टार या उससे ऊपर का, क्योंकि वो लोग 7 स्टार में तो नहीं जाएंगे ना, पहले आप कमाते ही कम है, उनका जो है सो मार्जिन कम होता है, तो 7 स्टार में तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, 2 स्टार या उससे बड़ा वाला कुछ होटल बना दीजिए। उसके बाद अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए आप 100 बेड का हॉस्पिटल भी बना दीजिए। उसके बाद क्या था कि अगर वो जब यहाँ से कमा लेंगे, कमाने के बाद जब वो घर जाएंगे, तो घर जब जाते हैं तो उनको सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। तो जो लोग स्लम में रहते हैं तो स्लम डेवलपमेंट का काम कर दीजिए, या फिर जो लोग स्लम में नहीं रहते हैं अपने घर में रहते हैं, और तो उसके लिए, या फिर जो यहाँ बसना चाहते हैं उसके लिए आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या रेसिडेंशियल बिल्डिंग का रेसिडेंशियल डेवलपमेंट का काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या था कि आप जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनके बारे में तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर जैसा काम कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर वाला काम नहीं कर रहे हैं, जैसे शुगर जो बना रहे हैं वो एग्रीकल्चर वाला काम है नहीं, लेकिन है लगता तो एग्रीकल्चर जैसा ही है। तो उसके लिए भी आप क्या वेयर हाउस बना सकते हैं। देन उसके बाद क्या है कि अगर आपको एग्रीकल्चर इतना ही अच्छा लगता है और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए आप काम करना चाहते हैं, और उनके लिए काम कर दिया, और आप ही एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, आप भी एग्रीकल्चर में उतरना चाहते हैं, तो देखिए उन लोग के पेट पे लात मत मारिए, आप एग्रीकल्चर वाला काम मत कीजिए। आप क्या कीजिए, बी पालन कीजिए। वो एग्रीकल्चर की तरह लगता है वो, लेकिन उसमें क्या है मार्जिन भी अच्छा है और आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप बी पालन कीजिए, यानी हनी बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो काम कर लेते हैं और इससे और बड़ा काम करना चाहते हैं, और भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, आप आयरन ओरे ले जाने के लिए जो है सो लिए आप स्लरी पाइपलाइन बिछाइए, ठीक है ना। वो हार्ड होता है, महंगी होती है, सबके बस की बात नहीं है। उसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आप क्रॉस कंट्री क्या पाइपलाइन बिछा दीजिए, जिसमें से गैस आ सके, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप ये इससे थोड़ा सा छोटा काम करना चाहते हैं, यानी छोटा इन द सेंस कि पैसा जिसमें कम लगता है, वो करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेक्शन 35 खत्म होता है। और दूसरे नंबर में ये था कि 3 इसमें जो है 100% का रिडक्शन आपको मिल जाएगा, 100% का रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन 3 एसेट्स जो है 3 एसेट्स अगर उसके ऊपर में खर्चा करते तो आपको कभी नहीं मिल सकता। एक तो हो गया लैंड, दूसरा हो गया गुडविल, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीनों जो है सो आपको नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता, ठीक है। 35 AD खत्म हो गया इस तरीके से। अब आते हैं हम अब हमने पढ़ा था 40A और 40 सेक्शन और 43B। 43B में क्या था, बी से होता है बैंक, और बैंक चाहती है कि हम करें पेमेंट, यानी पेमेंट के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो समझिए अब इसमें क्या था, ए से लेकर के जी तक था, इसमें ए से लेकर के जी तक था।
जी में आ गया रेलवे एसेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, रेलवे एसेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी अगर इनकम कमा रहा है जो बंदा, सामने वाली पार्टी जो है वो इनकम कमाती है और उसी से उसका धंधा चलता है, उसी से उसका धंधा चलता है, तो वैसे लोगों का आप इनकम मत रोको, यानी वैसे लोगों को पेमेंट कर दो, ताकि उसको भी पेमेंट जाएगा तो वो भी अपना धंधा बढ़ाएगा और उसके ऊपर टैक्स हमें देगा। या फिर गवर्नमेंट अपना पैसा, यानी जिससे उसको राजस्व चलाना है, तो वो वाला पैसा भी रोक नहीं सकता, वो कहता है कि भैया हमको पैसा चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि टैक्स, वो कहता है टैक्स आपको पेमेंट कर दो, जल्दी से टैक्स पेमेंट कर दो, रेट्स एंड टैक्सेस पेमेंट कर दो जल्दी से, सेस जल्दी से पेमेंट कर दो, ठीक है। गरीब लोग जो हैं, गरीब लोग हम लोग किसको कहते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉय गरीब लोग होते हैं। तो एम्प्लॉय को सैलरी तो मिलता है, लेकिन उसके लिए अलग से जो फंड्स वगैरह बनाते हैं, तो फंड्स वगैरह के केस में क्या होता है, जल्दी से उसका फंड को डिपॉजिट कर दो, अदरवाइज हम उसका डिडक्शन आपको देने नहीं वाले। तो एक तो हो गया गरीब लोग के लिए जो पेमेंट हम करते हैं, सैलरी के अलावा जो पेमेंट फंड में करते हैं। दूसरा, जो राजस्व चलाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। और तीसरा, उन लोगों को पेमेंट करो जिसका बिजनेस उसी इनकम से चलता है, जैसे बैंक वाले का इनकम इंटरेस्ट से चलता है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट के ऊपर में हम आपको डिडक्शन तभी देंगे जब आप पेमेंट करेंगे। राजस्व के लिए जो पेमेंट करते हैं, टैक्स, सेस वगैरह, और गरीब लोगों को जो हो गया अपना फंड, ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वगैरह ये सब, तो वो सब आपको ए से लेकर के जी तक में हमने पढ़ाया था। उसके बाद 40 में आएगा सेक्शन 40A, तो उसमें हमने आपको ढेर सारे 4-5 बातें बताई थी। सिंपल सा, एक स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप कुछ देते हो, स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो अगर वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है और आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, देन एओ जो चाहेगा, असेसिंग ऑफिसर अगर चाहेगा तो उस एक्सेस प्राइस को हटा सकता है, ठीक है। अगर आपने पेमेंट किया ऐसे इंसान को जो मतलब कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है और उसके ऊपर में टीडीएस की लायबिलिटी बनती थी और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो सामने वाला पार्टी जिसका टीडीएस काटना था वो अगर रेसिडेंट है तो उसके ऊपर में जो एक्सपेंस आप क्लेम कर रहे हैं उस एक्सपेंस का 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा और 70% आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। उसके बाद अगर सामने वाली पार्टी जिसका टीडीएस आपको काटना था वो नॉन रेसिडेंट है तो 100% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरे नंबर मैंने बात बताई थी कि अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं वैसे व्यक्ति को जो नॉन रेसिडेंट है, या फिर सैलरी पेमेंट कर रहे हैं वैसे व्यक्ति को जो रेसिडेंट है बट आउटसाइड इंडिया में जाकर के पेमेंट आप कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 100% सैलरी का डिडक्शन, 100% सैलरी का आपको अलाउड नहीं होगा, यानी अलाउएबल डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब आपका क्वेश्चन एराइज होता था, यहाँ पे क्वेरी होता था कि सर आपने बताया था कि अगर सैलरी वाले को पेमेंट, रेसिडेंट वाले को पेमेंट करते तो सिर्फ 30% डिसअलाउ होता है, तो सैलरी वाला जो भी रेसिडेंट है और बाहर उसको पे कर रहे हैं तो फिर इस केस में 100% क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर सेक्शन स्पेसिफिक बात किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में स्पेशल तरीके से बोलता है तो हमेशा हम वो स्पेशल बात ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर ये सैलरी वाली बात नहीं बोलता है स्पेसिफिकली तो हम नॉर्मली उसको कंसीडर करते हैं, और नॉर्मल कंसीडर करने में हम क्या करते हैं कि उसको 30% ही डिसअलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका खत्म। 40A में भी इतनी बात बताई थी हमने, 43 भी हो गया। इसके बाद हमने सेक्शन 37 भी पढ़ा था। सेक्शन 37 में सिंपल सा मैंने बात बोला था, 2 बातें याद रखनी है हमेशा। एक तो एक्सक्लूसिव ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए खर्चा, एक्सक्लूसिव ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए खर्चा, और दूसरा नंबर में ये रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तीसरा नंबर में एक और बात मैंने याद कराने के लिए बोला था आपको कि क्या बोलते हैं, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। वैसे एक्सक्लूसिव ऑफ बिजनेस मैंने बोल दिया तो उसमें ये बात भी कंसीडर हो जाता है कि वो पर्सनल नेचर का नहीं होगा, तभी वो एक्सक्लूसिव ऑफ बिजनेस होगा। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि स्पेसिफिक बिजनेस है, वो बिजनेस है या पर्सनल नेचर का। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, एक केस लॉ आया था, एक केस कर दिया था डॉक्टर ने कि उसने क्या किया था कि अपना दिल का ऑपरेशन करवाया था और उसने बोला था कि भैया ये दिल है, हम डॉक्टर हैं, हम अगर मेरा ही बॉडी खराब हो जाएगा तो मेरा बॉडी तो मशीन है, हम अगर मेरा बॉडी खराब हो जाएगा तो हम सामने वाले का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हमने दिल का ऑपरेशन कराया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हिसाब से आप उसका खर्चा दे दीजिए। तो 30 में सेक्शन जो 30 एंड 31 है उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो हम उसने क्या क्या कहाँ क्लेम किया, 37 में क्लेम कर लिया था। लेकिन जब सरकार ये बोलती है, जब कोर्ट में ये बात गई तो उसने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, आप उसका खर्चा क्लेम तब कर सकते थे जब एक्सक्लूसिव बिजनेस के लिए करते थे। एक काम करो, आप दिल को निकाल करके रख दो बिजनेस में, जब आप घर जाना तो दूसरे दिल से इस्तेमाल करना। ये मैं अब खुद से ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला नहीं था। सिंपल सा है कि अगर दिल आकर आपके सीने में लगा है तो आप बिजनेस में भी आओगे तो उसी दिल से इस्तेमाल करोगे, और घर जाओगे उसी दिल से इस्तेमाल करोगे, गर्लफ्रेंड से मिलोगे वही दिल धड़केगा। तो इसलिए क्या होता है, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है, तो इसलिए उसका डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो 37 इस तरीके से हमारा पीजीपी में जो भी हमने पढ़ा अभी तक वो सारा हमने रिवाइज कर लिया, बहुत टाइम लग गया। अब हम चलते हैं अपना आगे पढ़ने के लिए, अब सेक्शन 44 पढ़ते हैं। अब सेक्शन 44 पढ़ते हैं। हमें पढ़ना तो था एक से वैसे सेक्शन 28, 36 और 44। पहले हम पढ़ेंगे 44, ठीक है,
उसके बाद पढ़ेंगे 36 एंड देन पढ़ेंगे 28, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 28। सेक्शन 44 में आपको ढेर सारी बातें पढ़नी है, ढेर सारी बातें पढ़नी है। और सेक्शन 44 की एक खास बात है, और आपको याद, ये आप खास बात हमेशा याद भी रखना है कि सेक्शन 44 के साथ जो भी बात मैं पढ़ाऊंगा उस बात के साथ 44 का सब क्लॉज लगा होगा, यानी सेक्शन 44 कहीं रेफर नहीं करना है आपको, सेक्शन 44 का पूरा सेक्शन रेफर करना है। जैसे सेक्शन 44 ए, एक बात तो ये बताऊंगा, दूसरा सेक्शन 44 ए बी, तीसरा सेक्शन 44 ए डी, सेक्शन 44 ए बी ए, सेक्शन 44 ए ई, 44 बी, 44 बी बी, 44 बी बी बी, ठीक है, 44 डी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। और जिस सेक्शन के बारे में बात हम करेंगे हमेशा हम उस सेक्शन को रेफर करेंगे, हमेशा उस पूरे सेक्शन को लिखेंगे, सेक्शन 44 लिख करके बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको सेक्शन 40A में बोला था कि अगर आपको 40A का पूरा सेक्शन याद नहीं है तो आप सिर्फ सेक्शन 40 रेफर कर सकते हैं, या सेक्शन 32 का क्लॉज के साथ आपको याद नहीं है तो सिर्फ सेक्शन 32 कर सकते हैं। लेकिन 43B के लिए मैंने बोला था कि 43B ही आपको रेफर करना है। अच्छा, एक सेक्शन मैंने आपको याद करवाया था 40, वो तो छूट ही गया यार। 40A 3 बातें, 40A 3 बातें याद आया कुछ? 40A 3 बातें से 10,000, 35,000 और फिक्स्ड एसेट्स, कैश पेमेंट याद आ गया होगा ना? हाँ, तो ये होता है बात, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन है, ढेर सारे सेक्शन है। अब इसमें देखो, ये सेक्शन याद करवाना मेरा काम है, सेक्शन के अंदर में कंटेंट क्या है मेरा काम है। 35 AD के अंदर का कंटेंट सारा याद हो गया ना आपको, तो इसी तरीके से इस सारे सेक्शन के अंदर का कंटेंट भी याद हो जाएगा और सारे सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बने रहिए एकदम लगातार। अब 44AA है, उसके बाद AB है, उसके बाद AD है, AC नहीं है, ADA और AE। देखो, जो भी प्रैक्टिस में होंगे, यानी आर्टिकलशिप कर रहे होंगे या जिन्होंने आर्टिकलशिप कर लिया होगा, उनको ये सेक्शन और ए सेक्शन, ये दोनों सेक्शन तो पता होगा ही, लेकिन हम लोग यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। 44AB जनरली नहीं पता होता है लोगों को, लेकिन उनका काम वो कर रहे होते हैं। 40AA पर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना है भैया। 44A सबसे पहले जब भी आप टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में तो बात करेगा। तो ये 44A बोलता है सब किस्म के एसएससी के बारे में कि हर तरीके के जो एसएससी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट अपना कब मेंटेन करेंगे, कब तक मेंटेन करेंगे, कब नहीं मेंटेन करना है, किसको किसको मेंटेन करना है, कौन कौन सा मेंटेन करना है, ये सारी बातें आपको बताता है 44AA। उसके बाद आता है 44AB, ये कहता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया, इनकम आपका आ गया, अब मेरे को बता दीजिए कि उसका टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो वो आपको ये 44AB बताता है, और 44AB के अंदर में कुछ 5 बातें लिखी हुई है, उसमें ये बताता है कि आप इन 5 कंडीशंस में फॉल करते हो। अगर 5 कंडीशन में अगर आप फॉल कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप टैक्स ऑडिट करा लो। अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो, कोई टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 44AD आता है। सेक्शन 44AD स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करता है, और ये बोलता है कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम होता है, तो उनके लिए आप 44AD का इस्तेमाल कीजिए, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट फलाना ढिमकाना करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक आप बता दो कि कितना टर्नओवर है, उसके ऊपर 8% 6% का मल्टीप्लाई कर दो, जितना आ गया वो आपको इनकम मान लेंगे, और उसके ऊपर में टैक्सेबिलिटी निकाल करके आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए। 44ADA भी होता है, 6-7 किस्म के प्रोफेशनल्स के बारे में होता है, CA होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, MBA होते हैं, ऐसे कुछ
आपका प्रोफेशनल्स होते हैं जिसके ऊपर में ये बात करता है, और ये कहता है आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर में ये बात करता है और कहता है कि देखो भैया, अगर आप ये प्रोफेशन का काम कर रहे हैं तो आपको हम ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं देना चाहते। आप एक काम कीजिए, अगर 50 लाख तक आपका इनकम है, अगर 50 लाख तक का इनकम है, यानी आप प्रोफेशन अभी अभी आपने शुरू ही किया है और 50 लाख का इनकम आप कमा रहे हैं, तक आप इनकम कमा रहे हैं, इनकम इन द सेंस कि आपका टोटल रिसिप्ट जो है वो 50 लाख रुपए तक ही है, तो उस केस में आप कुछ नहीं है, 50% हम आपका इनकम मान लेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक्सपेंस नहीं होता। यानी हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम बैठे हुए हैं, तो कोई अगर क्या मेरे से कंसल्टेंसी ले रहा है फ़ोन पे, तो उसमें मेरा क्या एक्सपेंस होगा, 2 रुपये का भी, 1 रुपये का भी एक्सपेंस नहीं हुआ। तो उस केस में सरकार कहती है कि पूरा का पूरा जो अगर आपको कंसल्टेंसी फी जो दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा इनकम हो गया, लेकिन हम आपको 50% का छूट देते हैं। कहीं अगर आप ऑफिस वगैरह रेंट लिया हुआ है, अगर आपने बैठे हुए हैं और रेंट पे बैठे हुए हैं, तो रेंट का तो खर्चा जा ही रहा होगा, कुछ आप एम्प्लॉय खटवा रहे होंगे तो उसका खर्चा तो जा ही रहा होगा। तो उस केस में भी वो कंसीडर नहीं, वो कंसीडर 50% आपका एक्सपेंस कर लेते हैं और कहते हैं कि 50% आप इनकम मान लो, उसके ऊपर में टैक्स कैलकुलेट करके दे दो। उसके बाद आता है 44A, ये ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करता है। इस छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जिसके पास 10 गुड्स कैरेज होते हैं, वो उनके बारे में बात करता है और कहता है कि देखो ऐसे लोग हैं, तो आप क्या करो कि 7.5% अपना, या फिर इसका कैलकुलेशन मैं अच्छे से बताऊंगा। इसका क्या होता है कि 7.5% आप अपना टैक्स दे करके चलो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टर्नओवर हम देखेंगे, उसके हिसाब से आप टैक्स दे करके चलो। टर्नओवर का हम कैलकुलेट ये करता है 750 रुपये से, या फिर कुछ इसके कैलकुलेशन का होता है कि ये क्या कर, अब 44A होता है, ये ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करता है। ये भी कहता है कि छोटे छोटे जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको टैक्सीबिलिटी निकाल करके चलना है। इनका एक कैलकुलेशन देता है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके उसकी टैक्सीबिलिटी निकालते हैं। अगला बात क्या करता है 44B। अब ये सब क्या है ना, नॉन रेसिडेंट के बारे में है। ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एयरपोर्ट से आते, मतलब कि एयर से आते हैं और वो सामान लेकर के जाते हैं, या फिर जहाज से आते हैं और सामान लेकर के जाते हैं, वहाँ बेचते हैं या फिर यहाँ बेचते हैं, यानी जहाज वाला सर्विस दे रहे हैं या एयरपोर्ट वाला सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वैसे केस में, या फिर कुछ स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हैं। अब ये वाला जो बीबी वाला सेक्शन आता है ना, बीबी वाला सेक्शन आता है, वो बीबी कहाँ से आती है, ससुराल से। तो बीबी जब ससुराल से आती है तो ससुराल मतलब हो गया बाहर का देश। तो बाहर का देश जो हो गया वो नॉन रेसिडेंट के बारे में बात करता है। तो जो भी बी वाला सेक्शन आता है ना, बी, बीबी ए, बीबी, ठीक है, ये सारा होता है ससुरारी। ससुरारी मतलब नॉन रेसिडेंट। तो इस केस में इन चारों के बारे में, नॉन रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ये सब कहता है कि अगर आप शिप का बिजनेस कर रहे हो, शिपिंग वाला फैसिलिटी दे रहे हो, या एयरक्राफ्ट वाला फैसिलिटी दे रहे हो, या फिर प्लांट एंड मशीनरी को आप दे रहे हो किसी को सर्विस, प्लांट एंड मशीनरी को हायर बेसिस पे दे रहे हो किसी को कि भैया जाओ उस प्लांट एंड मशीनरी से यूज़ कर लो, या फिर आप टर्न की प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भैया एक मॉल बना दो हमारे लिए, या फिर एयरपोर्ट बना दो हमारे लिए, तो आपने टर्न की प्रोजेक्ट का काम किया। आपने सरकार को बोला कि देखिए आप बैठो साइड में, ठीक है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बस फीता काटने आना पड़ेगा, सिर्फ कटिंग करो, फीता काटो और चालू करो, तो पूरा प्रोजेक्ट हम बना करके देंगे, रोड वगैरह सब कुछ बना करके देंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वो आता है 44BBB, उसको कहते हैं टर्न के प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर में क्या है कि कुछ इनकम है, उस इनकम के ऊपर में स्पेसिफिक रेट ऑफ इनकम का रेट है, उस रेट को हम मान लेंगे कि यही आपका हो गया इनकम, और उसके ऊपर में आप टैक्स दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बाद बाकी उसके बाद आपका खत्म हो जाता है सेक्शन 44। तो अब धीरे धीरे करके हम इसको चलते हैं और इसको पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो 36 और 28 पढ़ेंगे। ये दोनों 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेक्शन कहाँ से, 44AA से। देखो बेयर एक्ट में नहीं पढ़ाने वाला, जो भी है मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। आप इंस्टीट्यूट की बुक खोलो, उसमें आराम से उसको पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके ऊपर में क्वेश्चन बनाओ, कोई डाउट आता है और मेरे कॉन्सेप्ट से डिफर करता है तो मुझे क्वेरी रेज करो, कुछ डिफर नहीं करेगा। जो वो बेयर एक्ट में बातें लिखी हुई है वही बात मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अपने स्टाइल में, अपनी भाषा में बताने वाला हूँ, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। टाइम खोटी करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें मैं जाऊँ 44A में और मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने लग जाऊँ कि भैया इस वाले को 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको करना पड़ता है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। मैं सीधा सीधा आपको 5 लाइन में इसको बता दूंगा कि हाँ देखो 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको करना पड़ेगा 1 लाख ज़्यादा होगा, लेकिन मैं उसको तरीके से बताऊंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में लिख सको, इसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन बेयर एक्ट पढ़ा करके रीड आउट मैं नहीं कराने वाला, वो आप घर का काम है, वो आप घर पे कीजिए, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं 44AB से। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट ब्रेक ले लो, कुछ पानी वानी पी लो, उसके बाद आओ।
हो गया ब्रेक? चलो, तो अब हम करते हैं सेक्शन 44A। 44A इसमें क्या है? इसमें क्या है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट किसको किसको मेंटेन करना है इसकी बात बताता है, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट किसको किसको मेंटेन करना है इसकी बात जो बताता है, इसमें दो बातें बताई है इन्होंने, दो बातें बताई है। एक तो स्पेसिफाइड पर्सन है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है, और दूसरा नंबर में अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है ना। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए इन्होंने बोला है कि कुछ प्रोफेशनल्स है, जैसे लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉयर्स वगैरह हो गए, उसके बाद अकाउंट से रिलेटेड सीए वगैरह हो गए, उसके बाद सीएस हो गए, ठीक है ना। नया ये अमेंडमेंट आया है, ये जुड़ गया बाद में, पहले नहीं था। उसके बाद टेक्निकल से रिलेटेड टेक्निकल से रिलेटेड आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले और उसका जो मतलब कि जो देख रेख करते हैं वो कौन है, तो इंजीनियर्स है, तो इंजीनियर्स हो गए, ठीक है ना। आर्किटेक्ट्स हो गए। अब नया एक और जुड़ा है आर्टिस्ट, जो फिल्म आर्टिस्ट होते हैं ना, फिल्म आर्टिस्ट के अंदर में आ गया कैमरामैन हो गया, ठीक है, डायरेक्टर्स हो गए, जो अदर लोग होते हैं, तो इन लोगों को भी अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए एक लिमिट दी गई है कि कब इनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इनके बारे में बोला गया है कि अगर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर तीन साल हम पकड़ेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तीनों में 1,50,000 से ज्यादा का इनकम होना चाहिए। रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स, इनकम नहीं, रिसिप्ट्स। 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का रिसिप्ट्स हो गया या 1,50,000 का रिसिप्ट्स हो गया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्लेस है जहाँ पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका नया बिजनेस है और आपको ऐसा लगता है कि आपका 1,50,000 रुपया उससे ज़्यादा का रिसिप्ट्स होने वाला है, तो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हर जगह दो बातें लिखी हुई हैं। एक तो या तो पिछले 3 साल देख लो कि पिछले 3 साल में आपका 1,50,000 रुपया हुआ है कि नहीं हुआ, आया है कि नहीं आया है, या उससे ज़्यादा आया है। दूसरी बात कहता है कि अगर, इसी में दूसरी बात कहता है कि अगर न्यूली मतलब कि अभी स्टार्ट किया है आपने और उसमें क्या है कि 1,50,000 रुपये आपको ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा होने वाला है, तो दूसरा केस है अदर देन प्रोफेशनल्स। इसमें कौन सा आ गया? इंडिविजुअल्स आ गए। अब इसमें दो तरीके के आ गए लोग, एक तो इंडिविजुअल और HUF, ठीक है, और दूसरा हो गया अदर देन इंडिविजुअल और HUF, अदर देन इंडिविजुअल और HUF। आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या टोटल रिसिप्ट्स 25 लाख रुपए है, तो पिछले 3 साल देख लो, ठीक है। 3 साल, इसमें क्या है, 3 साल में से किसी एक साल के बारे में बात करता है। पिछला 3 साल में से कोई भी एक साल में अगर होगा तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या कहता है, इस स्पेसिफाइड वाला पर्सन में तीनों साल में 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का रिसिप्ट होना चाहिए, 1,50,000 का रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस इंडिविजुअल वाले में क्या कहता है, 3 साल देख लो, उसमें से किसी भी एक साल में अगर 2,50,000 से ज़्यादा का है या 2,50,000 25 लाख का रिसिप्ट है, तो उस केस में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इस केस में क्या हो गया, अदर देन इंडिविजुअल, और इसमें ये ना स्पेसिफाइड पर्सन है और ना ये इंडिविजुअल और HUF है, यानी कंपनी हो गया, फर्म हो गया, फलाना ढिमकाना, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, ठीक है। तो उस केस में 1,20,000 रुपया देखेंगे, 1,20,000 रुपया देखेंगे, ठीक है। पिछले 3 साल में कभी भी 1,20,000 रुपया, या इस साल में अगर आप लाइकली टू बी अचीव 1,20,000 रुपया का लिमिट, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ग्रॉस रिसिप्ट के बारे में इसमें कहता था कितना, 25 लाख, तो इसमें ग्रॉस रिसिप्ट के बारे में कहता है 10 लाख रुपया। ओके, इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। मेंटेन अगर नहीं करते हो तो अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हो गया स्पेशल बात लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हो
तो आपके पास जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने इनकम टैक्स भरा है 44AD में, यानी स्पेशल जो बोलता है जिसमें ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा किसी भी केस में अगर आपने बिजनेस इनकम दिखाया है और अपना ITR भरा है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना ही पड़ेगा। आपका असेसिंग ऑफिसर आपसे कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के डिमांड कर सकता है, ठीक है ना। तो इन सारे केस में तो हमको ध्यान रखना ही है। लेकिन अगर कोई सवाल आता है जिसमें ये लिखा हुआ है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट के बुक में एक सवाल है ऐसा कि लिखा हुआ है कि एक बंदा है जो प्रोफेशनल है और उसका पिछले 3 साल का इनकम दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ 1 साल में 1,15,000 का इनकम दिया हुआ है, तो इस तरीके से तो स्पेसिफाइड पर्सन को 1,50,000 तीनों साल में होना चाहिए। लेकिन उस केस में उसको क्या है 1,15,000 ही है, तो उस केस में क्या आप लिखोगे, लिख कर क्या जाओगे आंसर कि इसका जो है सो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक लाइन और आपको जोड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट अगर उसने 44AD में नहीं दिखाया है या 44ADA में नहीं दिखाया है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा भैया, उसको इसके अलावा भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि AO को जरूरत पड़ सकती है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मांग सकता है, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट उसको दिखा सको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन 44AA खत्म हो गया। आप अब इसको इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे बात करेंगे और हमसे पूछेंगे। फिलहाल इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोई फ्रेम करेगा तो वही वाला एक जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया है उसमें बोल देगा स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में, और स्पेसिफाइड पर्सन का वो पिछले 3 साल का इनकम मतलब कि रिसिप्ट देख लेगा, दे देगा, और उसमें किसी एक साल में रिसिप्ट कम कर देगा और बोलेगा कि इसका बताओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना है। तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो लिखना है कि चूंकि ये वाला प्रोविजन लिखना है कि स्पेसिफाइड पर्सन है और पिछले 3 साल में से किसी भी तीनों सालों में उसका 1,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इस केस में उसको इनकम मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाउएवर उसको अदर प्रोविज़न में भी, चूँकि उसने इनकम टैक्स का रिटर्न 44AD में नहीं भरा या 44ADA में नहीं भरा, इसलिए उसको अपने इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए यानी इनकम को वेरीफाई करवाने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना जरूरी है। क्योंकि जब भी AO उससे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जब भी AO जो है सो उससे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा, तो उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 44A खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम 44AB। अब 44AB में क्या है, देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आपका 44AB है। इसमें 5 बातें बोलता है, इसमें 5 बातें क्या बोलता है। सबसे पहला बात कि 44AB है टैक्स ऑडिट का सेक्शन, है 44AB। इसमें कहता है कि यदि आप अपना इनकम इन 5 कंडीशन में दिखाते हो, यानी इनका आपका अगर इनकम या ग्रॉस रिसिप्ट अगर इस 5 कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में फॉल करेगा, तो आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा। टैक्स ऑडिट आपका CA ही कर सकता है। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि देखो आपका ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वैसे तो 2 एक्सेप्शन है, इस वाले पॉइंट में 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, पहला एक्सेप्शन बहुत ही टेक्निकल है और नया बात आया है, पिछले ही असेसमेंट ईयर में आया है, तो इसको ध्यान रखिए। पहली बात ये कहता है कि अगर आपका कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट, नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा है रिसिप्ट, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है रिसिप्ट, तो आपका टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट आपने टोटल जितना भी आपका रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट जितना भी है, ये टोटल रिसिप्ट आपका जितना भी है, इसका हम 5% निकालेंगे। मान लो ये टोटल रिसिप्ट हमारा है 3 करोड़, तो इसका 5% क्या हो जाएगा,
15,00,000। अब इसका टोटल रिसिप्ट है 3 करोड़, 5% इसका निकालेंगे 15,00,000 रुपया। हम ये देखेंगे कि 15,00,000 रुपया ना ही कैश रिसिप्ट होना चाहिए और ना ही कैश पेमेंट होना चाहिए। अगर इस दोनों में से दोनों ही चीज नहीं है, यानी इसका कैश में पेमेंट भी 15,00,000 से कम है एंड कैश में रिसिप्ट भी 15,00,000 से कम है, दोनों को हम देखेंगे। अब ये नहीं कि कैश रिसिप्ट प्लस कैश पेमेंट दोनों 15,00,000 नहीं, कैश रिसिप्ट अलग से 15,00,000 नहीं होना चाहिए एंड कैश पेमेंट अलग से 15,00,000 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही 15,00,000 से कम है, मान लीजिए रिसिप्ट 14,00,000 है और ये पेमेंट 10,00,000 है, तो इसका ये वाला जो 1 करोड़ का लिमिट है ना, ऐसे बिजनेसमैन का 1 करोड़ का लिमिट बन जाता है 5 करोड़, ऐसा बन जाता है 5 करोड़। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसमें एक एक्सेप्शन जोड़ गया कि सिर्फ नॉर्मली अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो बिजनेस का रिसिप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने टोटल रिसिप्ट जितना किया है उसका 5% से कम या 5% अगर आपने रिसिप्ट किया है या 5% पेमेंट किया है या 5% से कम पेमेंट किया है, तो ये 1 करोड़ का जो ये है अमाउंट वो 5 करोड़ बन जाएगा। यानी अब आपका 5 करोड़ का लिमिट देखा जाएगा। अगर 5 करोड़ से ऊपर अगर आपने कुछ रिसिप्ट किया है तब आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आपने 44 AD, ये 44 AD जो होता है, अगर आपने 44 AD में अपना इनकम दिखाया है और उसके अंदर में अपना टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट किया है, तो आपका वो 1 करोड़ वाला जो लिमिट है वो 2 करोड़ बन जाता है। यानी फिर आपको सिर्फ 2 करोड़ का टर्नओवर देखना है कि अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तभी जा करके आपका ये 44 AD वाला मतलब कि टैक्स ऑडिट वाला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं अगले पॉइंट पे। उसके अगला पॉइंट देखो क्या कहता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने 44 AD में अपना इनकम दिखाया है और 44 AD में इनकम दिखाया है और 8% या 6% जो इनकम दिखाना है उससे कम दिखाया है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, 2 बातें खत्म। तीसरी बात, अगर आपने 44 ADA में अपना इनकम दिखाया है और उस केस में अगर आपने इनकम जो है सो कम दिखाया है, 50% इनकम दिखाना होता है लेकिन उससे कम दिखाया है इनकम, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन 44 ADA वाले बंदे हैं आप, इन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उस केस में अगर आपका 50 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपका टैक्स ऑडिट का भी सेक्शन खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 3CD, 3CD, 3CA और 3CB। तो 3CA और 3CB और 3CD क्या होता है? ये टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट होता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या तो 3CB में जाएगा, 3CA में जाएगा। ठीक है, 3CA में तब रिपोर्ट जाता है जब उस कंपनी का या उस एसएससी का किसी अदर स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी उस एसएससी का या उस कंपनी का किसी अदर एक्ट में या किसी अदर लॉ में इनकम टैक्स के अलावा किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग उसका स्टैट ऑडिट होने वाला होता है या स्टैट्यूटरी ऑडिट उसका होने वाला होता है। तो उस केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट देते हैं और उसी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो देते हैं उसके साथ ये 3CA लगता है। ठीक है ना, तब हम 3CA देते हैं। अदरवाइज अगर उसका स्टैट ऑडिट नहीं होने वाला तो हम क्या करते हैं, उसका 3CD और 3CB जाता है, 3CB रिपोर्ट जाता है और उसके साथ एक एनेक्सर जाता है जिसमें जो है सो एनेक्सर जाता है जिसमें सारे कॉलम होते हैं और सारा कुछ होता है, उसमें रिपोर्ट का फॉर्मेट सारा 3CD में होता है, उसी में हम जा करके उसका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर साहब बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपको मैंने ये बताया नहीं, डॉक्टर साहब को बुक्स ऑफ अकाउंट में एक स्पेशल फॉर्म होता है जो कि भरना पड़ता है और आपके अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है। वो होता है फॉर्म नंबर 3C।
वो जो है सो डॉक्टर को हमेशा जो है सो रखना पड़ता है। और दूसरा कि जो भी उसका से स्टॉक्स बचे हुए हैं मेडिकल्स वगैरह के, जो भी मेडिसिन्स के और जो भी ड्रग्स वगैरह वो रखते हैं, तो उसका जो भी स्टॉक बचा हुआ है उसको भी मेंटेन करके यहाँ पे रखना पड़ता है उसको। तो इस तरीके से आपका 44A भी खत्म हो गया, 44AA भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 44AD और ADA और AE पढ़ने। फोर्टी फोर एडी जो होता है आपका, ये बिजनेस पर्सन को मिलता है, बिजनेस पर्सन को मिलता है। जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनको ये मिलता है, जैसे किराने के दुकानदार या परचून के दुकानदार या जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स वाले को, या छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं जिनका टर्नओवर बहुत कम होता है, यानी 2 करोड़ से कम होता है, तो उनको ये मिलता है। इसमें सीधा सीधा से ये कहता है कि आपको अपना रिसिप्ट बताना है कि कितना किया आपने, रिसिप्ट बता दो कितना किया आपने। रिसिप्ट आपका 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। 2 करोड़ तक हम बेयर कर सकते हैं, 2 करोड़ या उससे कम रिसिप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी रिसिप्ट बैंक के थ्रू हुआ है, बैंक के थ्रू इन द सेंस अदर देन कैश, अदर देन कैश, जितना भी रिसिप्ट आपका अदर देन कैश हुआ है उस रिसिप्ट पे मल्टीप्लाई कर दो 6% से, और जो भी कैश में हुआ है, जो भी कैश में हुआ है उस रिसिप्ट को मल्टीप्लाई कर दो 8% से, वो बन करके आ जाएगा आपका इनकम, वो बन करके आपका आ जाएगा इनकम। और जैसे एक इंडिविजुअल या HUF या फर्म या फिर कंपनी, इन सब का जो है सो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैंने बोलते बोलते क्या बोल दिया, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी। तो 44AD क्या कंपनी को, फर्म को, इंडिविजुअल को, HUF को सबको मिलता है? सोचने वाली बात है। देखो, जो कंपनी होगी वो कभी भी बड़ी चीज काम करने वाले, बड़ा बिजनेस करना होता है तभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाता है, ठीक है ना। छोटा बिजनेस करने के लिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाती, ऐसा जनरली लॉजिक लिया जाता है, क्योंकि कंप्लायंसेस इतने होते हैं कि वो CA को पैसा देना, CS को पैसा देना, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो वो लोग छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग नहीं करते, जिनको बड़ा कुछ करना है वही कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाती है। तो 44 किसके लिए है? लॉजिकली 44 तो उनके लिए है जो नुक्कड़ पे बैठे हुए होते हैं या फिर हमारे छोटे छोटे मोहल्ले में बैठे हुए होते हैं और वो इनकम कमाते हैं, उनके लिए है। तो ऐसे लोगों को हम ये 44AD का जो है सो बेनिफिट देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि सिर्फ इंडिविजुअल, HUF और फर्म को लगता है। दूसरा नंबर में हम पढ़ते हैं कि भैया फर्म जो होता है, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये और LLP दोनों एक ही चीज होता है, ऐसा ही हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। LLP भी जो है सो कंपनी के जैसा ही होता है, उसमें ढेर सारे कंप्लायंसेस होते हैं, उसमें भी CS का काम होता है, CA का काम होता है। LLP भी वो लोग ही इनकॉर्पोरेट करवाते हैं जो फर्म से ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं। तो इस लॉजिक से क्या LLP को भी 44AD नहीं मिलना चाहिए? जब कंपनी को नहीं मिलता है तो LLP को भी नहीं मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, LLP को भी 44AD नहीं मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल, HUF और फर्म को ही 44AD का ये बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम। अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर किसी साल में आपने 44AD नहीं लिया, अगर आप बिजनेसमैन छोटे हैं और आप 44AD का एग्जम्पशन यानी 44AD का बेनिफिट इस साल नहीं लेते, एसेसमेंट ईयर 21-22 में नहीं ले रहे हैं, तो आगे आने वाले 5 सालों तक आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम 44ADA के बारे में। इसमें वही सारे जो 44AB में जो प्रोफेशनल्स के बारे में मैंने बताया था, 44AA में जो प्रोफेशनल के बारे में बताया था ना मैंने, प्रोफेशनल, उसी के बारे में ये 44AD बात करता है। यानी डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है, और आपका क्या लॉयर हो गया, CA हो गया, CS हो गया, इन सारे लोगों के बारे में बात करता है। और ये कहता है कि अगर आप ये प्रोफेशनल्स हैं तो आप जितना रिसिप्ट करते हैं, आपका अगर रिसिप्ट 50 लाख से कम है,
50 लाख या उससे कम है रिसिप्ट, आपका 50 लाख या उससे कम है, तो आप इसका 50 जितना भी आपका रिसिप्ट है, जो भी रिसिप्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 50% से, ये बन जाएगा आपका इनकम। और इसके ऊपर नॉर्मली जैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका 44A भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम 44AE में। 44AE थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 44AB और 44ADA से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सबसे पहले तो ये जान लो कि 10 गुड्स कैरेज होना चाहिए हर पूरे साल में 365 दिन, 10 या फिर 10 से कम होना चाहिए। किसी भी एक समय अगर आपने अप्रैल में आपके पास 10 था गुड्स कैरेज, 10 था, मई में आपने 2 गुड्स कैरेज खरीद लिया और फिर जून में ये बेच दिया 2, तो अल्टीमेटली आपके पास 10 बच गया। लेकिन इनकम टैक्स कहती है कि ऐसा हम नहीं करेंगे, हम 31 मार्च को नहीं देखेंगे, हम पूरे साल में देखेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आपके पास 10 ही था कि नहीं था। यानी आप ट्रांसपोर्टर अगर छोटे हैं, सिर्फ 10 है या उससे कम आपके पास गुड्स कैरेज है, तो उस केस में ही हम आपको ये बेनिफिट देंगे। अगर किसी भी समय आपने एक एक्स्ट्रा खरीद लिया तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब इसमें बेनिफिट 2 तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है आपका 7,500 और एक मिलता है 1,000 रुपया पर टन पर मंथ पर व्हीकल। ठीक है, और एक होता है 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल। ये 2 चीज याद रखिएगा। 2 तरीके से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है इसमें। एक आपका 1,000 रुपया पर मंथ पर टन, 1 टन अगर है तो 2 टन है तो 2,000 हो गया, 3 टन है तो 3,000 हो गया। पर मंथ अगर करेंगे तो 3,000 के हिसाब से 36,000 हो गया। और पर व्हीकल है, मान लीजिए 2 व्हीकल है या 3 व्हीकल या 10 व्हीकल है तो 3,60,000 हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से 7,500 रुपया, लेकिन इसी तरीके से 7,500 रुपया, लेकिन इसमें पर टन नहीं है, ये क्या है, पर व्हीकल है। पर व्हीकल पर मंथ के हिसाब से, अगर आपके पास 10 व्हीकल है तो 75,000 हो गया, और 12 महीने के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आया वो आपका टोटल इनकम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये किस पे लगता है और ये किस पे लगता है। यानी पर टन जैसे ही कैलकुलेट करोगे पर मंथ पर व्हीकल, तो पर टन ही आ जाएगा पर व्हीकल के अंदर में। ठीक है, अभी हम इसका कैलकुलेशन एक लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो अब 1,000 रुपया वाला किसके ऊपर लगेगा, तो ये हैवी गुड्स जो होता है, हैवी गुड्स कैरेज जो होता है उसके ऊपर लगता है। तो हैवी गुड्स कैरेज कौन होता है, तो वो गुड्स कैरेज जो 12,000 टन से ज्यादा गुड्स को ले आ सकता है। ठीक है ना, जिसमें कैपेसिटी होता है कि वो 12,000 टन से ज्यादा लोड अनलोड कर सकता है। तो सिंपल सा बात है, आपके पास मान लो 3 गुड्स कैरेज है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का जो है वो 13,400 टन ले सकता है। ठीक है, 13,400 टन उठा सकता है। ये 7,500 और ये 9,300। तो हैवी वाला कौन हो गया, ये वाला। तो चूंकि ये हैवी वाला है तो इस पे 1,000 रुपये वाला, 1,000 रुपये वाला एप्लीकेबल होगा, और ये नहीं है इसलिए 7,500 7,500 वाला, ये भी नहीं है इसलिए 7,500 वाला। तो सिंपल सी बात है
कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें कितना हो गया 13,000 और 400, तो पार्ट ऑफ द, अगर पार्ट मंथ भी होगा फिर भी हम टोटल उसको मानेंगे, या पार्ट टन भी होगा फिर भी हम उसको टोटल मानेंगे। तो 13,400 को हम कितना मानेंगे, 14,000 मानेंगे। तो इसके लिए 1 के लिए हो जाएगा 14 पर टन। पर टन का क्या मतलब हुआ, ये कितना टन हो गया, 14,000 टन नहीं है, 14,000 किलो। 14,000 किलोग्राम हो गया। तो 14,000 किलोग्राम का क्या मतलब होता है, 14 टन, 1,000 का 1 टन होता है ना। तो 14,000 टन हो, 14 टन हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 14,000 रुपये इसके आ गए। इसके कितने आ गए, इसके 14,000 रुपये। 1 महीने का, 1 मंथ का निकल रहा है ये, ठीक है। उसका 7.5 वाले का कुछ नहीं करना है, सीधे 7,500 जोड़ देना है, इसका भी 7,500 जोड़ देना है। टोटल कितना हो गया, 14, 28, 29,000, ये 29,000 रुपया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जितना भी आ जाएगा वो आपका इनकम हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका सेक्शन 44 AE भी खत्म हो गया, 44 AD और 44 ADA भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं 44 ससुराल वाला, 44 B, 44 BB, 44 BBA और 44 BBB। देखो 44B और 44BB A, 44B और 44BBA याद रखिएगा। 44B रेट इसमें 7.5% का है और इसमें रेट है 5% का। अगर ये सेक्शन याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शिपिंग बिजनेस से इसको याद रखिएगा। एयरक्राफ्ट बिजनेस, गुड्स ले जा रहे हैं आप, गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें भी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो कोई नॉन रेसिडेंट बंदा है, नॉन रेसिडेंट है और वो क्या कर रहा है, शिपिंग बिजनेस का काम कर रहा है, तो शिपिंग बिजनेस का अगर काम करेगा तो क्या होगा, या तो वो शिप गुड्स कैरेज करके वो बाहर से इंडिया में गुड्स लाएगा और फ्रेट इंडिया में लेगा, या फिर वो यहाँ से गुड्स लेगा और बाहर लेकर के जाएगा और वहाँ पे मतलब कि उसको डिवोट करवाएगा गुड्स को और वहाँ पे पैसा लेगा। तो इसमें 2 बातें आती है, ध्यान देने वाली बात यह है सिर्फ कि जो भी गुड्स वो बाहर से लेकर के आएगा और शिफ्ट करेगा एट इंडियन पोर्ट पे, जो शिफ्ट करेगा इंडियन पोर्ट पे, उस केस में उसको जो भी पैसा इंडिया में मिले या बाहर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो शिफ्ट किया इंडियन पोर्ट पे तो बाहर मिले पैसा या इंडिया में मिले पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल पैसा जो भी मिलेगा उसके ऊपर हम 7.5% लगा करके उसका इनकम कैलकुलेट कर देंगे। और अगर वो कोई सामान शिफ्ट करता है बाहर, इंडिया से बाहर शिफ्ट करता है, तो उस केस में जो पैसा या तो इंडिया में मिले या डीम टू रिसीव इन इंडिया हो, तो उसको हम मानेंगे सिर्फ कि वो 7.5% का टैक्स उसके ऊपर हम लगाएंगे। अगर बाहर मिलता है उस केस में तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन डीम्ड टू बी इंडिया होना चाहिए, यानी इंडिया का आदमी कोई अगर बाहर जाकर के पैसा देता है तो उसको हम डीम्ड टू बी इन इंडियन मानेंगे कि रिसीव्ड डीम्ड टू बी इन इंडिया हुआ। लेकिन बाहर का ही आदमी अगर बाई कर रहा है और बाहर में पैसा दे रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डीम्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या आपने पढ़ा, 2 चीज़ें कि अगर इंडियन पोर्ट पे शिफ्ट हो रहा है उस केस में पैसा कहीं भी मिले, उस केस में
तो इसमें क्या देखा आपने कि जो भी गुड्स शिफ्ट हुआ इंडिया में इंडियन पोर्ट पे, उस केस में पैसा कहीं भी मिले सबको हम मान लेंगे रिसिप्ट हुआ है और उसके ऊपर 7.5% का इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर शिफ्ट बाहर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अगर जो पैसा मिला है उसको हम मानेंगे, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जो होगा उसको हम मानेंगे और उसके ऊपर 7.5% का कैलकुलेट कर देंगे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसमें कोई एक्सपेंस वगैरह का खर्चा नहीं मिलता। अच्छा, एक 44 AE में 44 AD और ADA में मैंने बोलना रह गया था, वो छूट गया, वो बता देता हूँ। एक्सपेंस कुछ नहीं मिलेगा उसमें, 44 AD ADA और AE में कोई एक्सपेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ AE में एक एक्सपेंस मिलता है, सैलरी का खर्चा मिल जाता है, उसमें सैलरी का खर्चा मिल जाता है और पार्टनर्स को जो भी सैलरी या रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसका खर्चा उसको मिल जाता है 44 AE में, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर्स का खर्चा जो सैलरी मिलता है उसका खर्चा मैं 40B बढ़ाऊंगा, 40B एक सेक्शन है वो पढ़ाऊंगा। तो उस केस में जब पार्टनरशिप फर्म का कैलकुलेशन में बता रहा हूँगा पीजीपी का इनकम कैसे निकलता है उस केस में, तब मैं 40B बताने वाला हूँ। उस समय आपको वो सेक्शन पढ़ा दूंगा कि कैसे मिलता है उसका रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। तो 44 AE में आपको उसका खर्चा मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 44 AD में भी पहले क्या होता था, 44 AD में पार्टनरशिप का खर्चा मिल जाता था जो उसको से रेम्यूनरेशन दिया जाता था, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं मिलता, कहीं में नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 44 AE में मिलता है। अब आते हैं NR 44 BBA में, इसमें सेम चीज यही है जो इसमें बात लिखी है, सेम वही बात लिखी है। जहां जहां सिर्फ पोर्ट लिखा है वहां एयरपोर्ट कर दो, जहां जहां शिप लिखा हुआ वहां एयरक्राफ्ट कर दो। और दूसरा एक चेंज है कि 7.5% को 5% का बिजनेस करो, क्योंकि शिप वाले में मार्जिन ज़्यादा होता है और जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें मार्जिन कम होता है। क्योंकि क्या होता है, शिप से लोग हैवी गुड्स भेजते हैं, हैवी गुड्स भेजते हैं, कंटेनर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट से उतने हैवी गुड्स नहीं होते, कंटेनर उतने बड़े नहीं होते उसमें, इसलिए उसका जो मार्जिन होता है कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे 5% का कैलकुलेशन हम कर करके चलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में यहाँ क्या कहता है कि शिप्ड एट पोर्ट, यहाँ फ्रॉम की बात करता है कि जो फर्स्ट वाला केस मैंने बताया कि अगर शिप्ड एट इंडिया है तो वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से कुछ भी लेकर के जा रहे हो तो। फर्स्ट वाला केस जो बताया था कि अगर एट इंडिया होता है, इसमें एट इंडियन पोर्ट पे होता है, उस केस में जहाँ भी रिसीव किया पैसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रहा है और पैसा कहीं भी रिसीव कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा और 5% का टैक्स लग जाएगा। उसके बाद अगर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हुआ तो इंडिया में आएगा, या फिर आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो चीज़ हमारा क्या होगा, 5% पे टैक्सेबल उसको हम कर देंगे। उसके बाद BB और BBB ये बात करता है टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट, सिर्फ फीता काटना है, फीता काटना है और कुछ नहीं करना। इसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, यहाँ पे भी 10% का टैक्स लगता है, लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी देता है मिनरल ऑयल के लिए या मिनरल ऑयल निकाल करके ये देगा भैया, उसके ऊपर 10% लगता है, ठीक है। तो ये होता है और कुछ नहीं है, बाद बाकी इसमें पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB ख़त्म हो रहा है। 44AD पढ़ लिया आपने, 44ADA पढ़ लिया, 44AA पढ़ लिया, 44AB भी पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा सेक्शन 36 और सेक्शन 28, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है ना उसमें हम सारा क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और अभी जो है सो सारे क्वेश्चंस करेंगे
और मुझे लगता है कि एक छोटा सा लेक्चर आपको अलग देना चाहिए मुझे 28 के लिए और 36 के लिए। इसमें मर्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा रिवीजन हो गया, बड़ा लेक्चर बन गया और 44 वाला बढ़ गया। तो आज मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि आप सेक्शन 28 और 36 थोड़ा सा पढ़ लेना, या छोड़ो 28 36 को छोड़ दो। आप क्या करो, जितना भी आज तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर घर जाओ, यानी घर पे ही हो तो अब इंस्टीट्यूट की बुक खोलो और इन सबको एक बार पढ़ लो इंस्टीट्यूट की बुक से। और दूसरा, जो भी इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन रेज करो, आप मेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका जवाब देने वाले हैं। और अगला लेक्चर जो मैं लूँगा उसमें क्या करता हूँ, एक 28 और 36 पढ़ा दूँगा और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है पास्ट प्रीवियस ईयर 5 साल के जो क्वेश्चन है, जो मतलब एक्सक्लूसिव और पीजीपी से क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन कर लेंगे, और जो भी इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चन है वो कर लेंगे, जो आपका क्वेरी आएगा वो कर लेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन पढ़ तो लेंगे एक बार, लेकिन जो हाथ से मैं यहाँ पे वही बना करके दिखाऊंगा जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज का लेक्चर यही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और लास्ट लेक्चर होगा वो अपना, वैसे तो यही लास्ट लेक्चर है लेकिन फिर भी एक लेक्चर जो है सो हम बोनस लेकर के चलते हैं, वो लेक्चर हमारा लास्ट होगा और उसके बाद पीजीपी अपना खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर हम लोग कैपिटल गेन शुरू करने वाले हैं। दूसरी बात कि भैया सब्सक्राइब लाइक करो, और लाइक वाइक अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो उसको डिसलाइक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक नहीं भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी डायरेक्ट टैक्स या ऑडिट पढ़ने के लिए पैसे खर्च करना पड़े। यार आप खुद से भी पढ़ सकते हो, किताब से पढ़ो, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो ये इस वीडियो से, हमारे वीडियो से आप देख करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पूरा सिलेबस, होल सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपका 15,000 रुपया कम से कम बच रहा है इसमें डायरेक्ट टैक्स में, और आपका ऑडिट के लिए 10-11 हज़ार रुपया बच रहा है। और कहीं टेंशन वाली बात नहीं है, 25,000 रुपये में बचा रहा हूँ तो कम से कम 25 सब्सक्राइबर तो आप बढ़वा दो, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।